जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि कब इसका फुल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, कब से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कितनी आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए तथा आपको उम्र में कितने साल की छूट मिलती है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि जब इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो तैयारी के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। अगर आपको पहले से ही पता होगा इसके रिटन एग्जाम के बारे में कि कितने विषय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, कितनी आपकी माइनस मार्किंग होगी, तो आप पहले से ही आप इसमें तैयारी कर सकते हैं और जब इसका एग्जाम होगा तो आसानी से इसके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। हम बात करेंगे इसके हाइट, चेस्ट और रनिंग के बारे में और सबसे लास्ट में बताऊंगा इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका आरपीएफ का, कि आरपीएफ है क्या। तो आरपीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रेलवे सुरक्षा बल। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। आरपीएफ का जो मुख्य कार्य होता है, जो मुख्य मेन जो वर्क होता है वो होता है आपका यात्री की, जो आपके ट्रेन में यात्री जो यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा करना। इसके अलावा जो आपकी रेलवे की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करना ही रेलवे का जो आरपीएफ है उसका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा रेलवे का जो आरपीएफ है इसका पुलिस है। ठीक है, अब बात करते हैं आरपीएफ बनने के लिए, आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, आपका इसमें 10वीं पास होनी चाहिए, यानी आप मैट्रिक में पास होने चाहिए। अब बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो उम्र सीमा आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए। ठीक है ना, 18 से 25 साल अगर आपकी उम्र है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिलती है इसमें 3 साल की छूट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको इसमें मिलती है 5 साल की छूट। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कि कितने पद पर आपकी ये वैकेंसी आने वाली है। तो आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी आएगी वो 9000 प्लस पद पर आएगी, इससे नीचे नहीं आएगी। पिछली जो आपकी वैकेंसी आई थी आरपीएफ कांस्टेबल की वो 8619 पद पर आई थी। तो आपकी वैकेंसी 5 सालों से नहीं आई हुई है, तो आपकी वैकेंसी 9000 प्लस पद पर ही आएगी। और आरपीएफ में आपका आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी भी आने वाली है और आरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी भी आने वाली है। तो बात करते हैं आप एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको देने पड़ते हैं 500 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको देने पड़ते हैं 250 रुपये। अब बात करते हैं आपके नोटिफिकेशन के बारे में कि कब इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो आरपीएफ जो कांस्टेबल का जो वैकेंसी आने वाला है उसका नोटिफिकेशन नवंबर से लेकर दिसंबर, या तो आपका नवंबर में आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा या तो आपका दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। क्योंकि आपका अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो आपका जो वैकेंसी है वो आपका चुनाव के बाद तो आएगा नहीं। जितना आपका जितने भी विभाग आपके हैं, जितने विभागों में आपके पद खाली हैं, तो वो जो पद रहेंगे वो पहले चुनाव के पहले ही भरे जाएंगे, तो आपका वैकेंसी बहुत जल्द आएगा। ठीक है ना, और वैकेंसी आने के जो चांस है वो नवंबर दिसंबर में 100% है, मतलब दिवाली के टाइम पे आपको खुशखबरी मिल सकती है आरपीएफ के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं आप सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसे बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपका सिलेक्शन ही इसी से होना है। तो इसमें सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के बाद फिर होता है आपका मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बात करें आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो इसमें आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी के जीएस करंट अफेयर्स से रहते हैं आपके 50 प्रश्न, मैथ से रहते हैं आपके 35 प्रश्न और रीजनिंग से रहते हैं आपके 35। टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहते हैं जो कि आपके 120 मार्क्स के रहते हैं। इस पेपर को हल करने के लिए आपको टाइम दिया जाता है 90 मिनट का। और आपका जो पेपर होगा वो सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा, इसका मतलब आपका पेपर ऑनलाइन होगा। और बात करते हैं आपकी माइनस यानी नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल होती है। नेगेटिव मार्किंग आपका इसमें 1/3 की होती है। 1/3 का मतलब होता है कि अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम की लैंग्वेज के बारे में।
तो अगर आप हिंदी इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं तो उसमें आप दे ही सकते हैं। इसके अलावा आप अदर लैंग्वेज में भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, जैसे कि उर्दू, तमिल, तेलुगु, कोंकणी, मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगाली, मणिपुरी, पंजाबी। इसके अलावा भी कोई अदर लैंग्वेज है जो कि आपकी यहाँ नहीं लिखी हुई है तो आप उसमें भी अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब बात करते हैं आपके फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में जो पुरुष उम्मीदवार का जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष एसटी कैटेगरी में आता है और उसकी हाइट है 160 सेंटीमीटर तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है, वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में। तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला की हाइट 152 सेंटीमीटर है और वो एससी और एसटी कैटेगरी में आती है तो भी वो इसमें अप्लाई कर सकती हैं। अब बात करें आपकी चेस्ट के बारे में कि आपका सीना कितना होना चाहिए। तो आपका जो चेस्ट होना चाहिए वो मिनिमम ऐसा बिना फुलाए आपका 80 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऐसे आपको फुलाना है। तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं आपकी रनिंग यानी आपके दौड़ के बारे में। तो इसमें दौड़ जो होगी पुरुष उम्मीदवार की सबसे पहले वो होगी आपकी 1600 मीटर की, और इसमें जो टाइम दिया जाएगा दौड़ने के लिए वो दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम आपको पूरा मिलेगा। लेकिन आपका टाइम जो है इसमें 5 मिनट 45 सेकंड का है। तो आप ये मत समझिएगा ये टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि दौड़ भाई आपकी लंबी दौड़ तो है नहीं कि भाई 5 किलोमीटर की है तो आप स्टेप बाय स्टेप चले जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एकदम से दौड़ना पड़ेगा। जो आप आर्मी इंडियन आर्मी में देखे होंगे ना, गोल चक्कर 4 लगाने पड़ते हैं और पहले में हुक के तेज दौड़ते हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़ा 2 राउंड हुक के तेज दौड़ने पड़ते हैं, फिर आप दौड़ते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप लंबे लंबे। सेम वैसा ही दौड़ होने वाला है। तो जब आपका रिटन एग्जाम हो जाए सबसे पहले आपको फोकस करना है अपने रिटन एग्जाम के ऊपर ही। जब आपका रिटन एग्जाम हो जाए तो आपको 2-3 महीने मिलेंगे, 4 महीने भी मिल सकते हैं। फिर आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा तो आपको इसका प्रैक्टिस रनिंग का 100% करना है, ध्यान रख के। और इसको 1600 मीटर से जब आपका टाइमिंग 5 मिनट 30 सेकंड ना आने लगे तब तक दम नहीं लेना। इससे 5 मिनट 30 सेकंड ही आना, इससे नीचे ही आना चाहिए, ठीक है ना। टाइम तो आपको 5 मिनट 45 सेकंड का ही दिया जाएगा, इसमें कुछ आपका टाइम नहीं काटा जाएगा। क्योंकि आप 5 मिनट भी, मेरे दोस्त हम लोग भी खुद दौड़ते थे आर्मी में, मेरा दोस्त खुद सिलेक्ट हुआ है, लेकिन मेरा इतना टाइमिंग नहीं आ पाता था आर्मी में, ठीक है ना, तो मैं नहीं सिलेक्ट हो पाया था। ध्यान रहे तो आपको अच्छे से इसमें दौड़ना है। बात करें महिला उम्मीदवार की दौड़ के बारे में। तो महिला उम्मीदवार की दौड़ 800 मीटर की होगी और उनको टाइम दिया जाएगा 3 मिनट 40 सेकंड का। अब बात करते हैं आपके लॉन्ग जंप के बारे में। तो पुरुष उम्मीदवार की जो लॉन्ग जंप होगी वो 14 फीट की होगी और महिला उम्मीदवार की 9 फीट की होगी। अब बात करें हाई जंप के बारे में। तो पुरुष उम्मीदवार की हाई जंप 4 फीट की होगी और महिला उम्मीदवार की 3 फीट की होगी। अब बात करते हैं आपकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो जो आपकी सैलरी जो आपकी मिलती है इन हैंड सैलरी वो मिलती है आपको 21,700 रुपये। इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि आपको TA DA HRA राशन मनी, इन सभी अलाउंसेस मिला के आपकी सैलरी बनेगी 30 से 35,000 के बीच में। क्योंकि आपकी जो सैलरी डिपेंड करती है वो आपकी सिटी वाइज, आपकी एक सिटी वाइज सिटी, ठीक है ना, जेड सिटी, ऐसी आपकी सैलरी बनती है। तो आपकी सैलरी 30 से 35,000 रहेगी। 1,000 का फर्क आता है, ज़्यादा फर्क नहीं आता। तो शुरुआत में आपकी सैलरी रहेगी 30 से 35,000 के बीच में, ठीक है ना। तो ये आपकी सैलरी। और इसमें RPF में कमांडो भी होता है, तो आप कमांडो बन जाओगे तो उसका सैलरी अलग से मिलता है। तो आपकी शुरुआत में उसका सैलरी 19,000 कुछ रुपये रहता है। तो 30 और 19 समझ लीजिए, 50,000 समझ लीजिए। 50,000 आपको, अगर आप कमांडो बन जाते हैं तो आपको 50,000 सैलरी मिलेगी। और अब बात करते हैं आपके प्रमोशन के बारे में। तो प्रमोशन सबसे पहले आप कांस्टेबल बनोगे, उसके बाद फिर आप हेड कांस्टेबल के बाद फिर बनते हो आप ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद फिर बनोगे आप सब इंस्पेक्टर और फिर आप बनोगे इंस्पेक्टर। यहीं से आप रिटायर्ड हो जाओगे। तो ये आपकी सैलरी, प्रमोशन और आपकी वैकेंसी जो है कि आपकी नवंबर दीपावली के टाइम पे 100% आने की चांस है। अगर ज़्यादा लेट होगा तो दिसंबर की लास्ट तक 100% आ जाएगी। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। मैं सारा सिलेक्शन प्रोसेस, सारी चयन प्रक्रिया आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।